अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू महफूज पाकिस्तान वेबिनार। मैं हूं आपका मेजबान जरार खोड़ो। और पैनलिस्ट का तारुफ करने से पहले थोड़ा सा मौजू पर बात कर लेते हैं। अच्छा, कराची शहर में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग रहते हैं। ये भी फिगर काफी कंट्रोवर्शियल रही है पास्ट में, हम इसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप गोली मार से डिफेंस तक कराची के किसी भी शहरी से ये सवाल पूछें कि शहर के मसले मसाइल क्या हैं, तो हर इलाके के अलग अलग मसले मसाइल है, लेकिन घूम फिर कर बात सारी आती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में। पर अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की आड़ में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके रोडों का बुरा हाल है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं बल्कि ट्रैफिक जैम्स होते हैं। अच्छा, अब अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर कि जहां ट्रैफिक जैम बार बार अगर किसी जगह में ट्रैफिक जैम होती है, तो वहां पर फिर जराइम पेशा नासिर आके फायदा उठाते हैं और गाड़ियों को और बड़े प्यार मोहब्बत से लूटने लग जाते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने नेशनल ज्योग्राफिक पर या डिस्कवरी पर शायद देखा हो कि हिरन जा रही है और वो जाके नहर में फंस जाती है, तो मगरमच्छ फायदा उठाकर उसको खा जाते हैं। कराची शहर में भी तकरीबन ऐसा ही होता है। अच्छा, बहुत ऐसे आपके इलाके हैं जहां पर अगर आप ऐसी गलियां हैं, ऐसी बस्तियां हैं कि अगर आप ऊपर देखें तो आपको आसमान नहीं नजर आएगा, क्योंकि वहां पर बिजली के तारों के ऐसे जाल बने हुए हैं कि ऐसे लगता है कि स्पाइडरमैन का पूरा कबीला यहाँ पर रिहाइश पजीर है। अच्छा, अब हर एक चीज दूसरी, हर एक मसला दूसरे मसले के साथ जुड़ता है। जैसे अब नलका खोले तो पानी नहीं आएगा, लेकिन जब बारिश होगी, जब ज्यादा बारिश होगी और ज्यादा पानी आएगा, तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेगा। अच्छा, जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? क्योंकि आपके निकासी का जो सिस्टम है वो दिहाइयों से तबाह किया गया है। ना इस शहर में कोई एज सच आपको पार्क्स या ओपन एरियाज या ग्राउंड्स मिलेंगे जहां पर ये पानी जज्ब हो जाए। अच्छा, अब जाहिर है कि अभी वो बिजली की तारों की बात कर रहे थे, तो जब भी बारिश होती है हमेशा हम सुनते हैं कि या तो किसी शहरी को या किसी वर्कर को बिजली का करंट लग गया, उस पर एक कंट्रोवर्सी चलती है 1-2 दिन के लिए, और फिर हम दोबारा अपनी मामूली जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। अच्छा, मसला ये है कि अच्छा, एक और जो चीज है कि इन सारे मसलों के बावजूद पाकिस्तान भर से लोग कराची का रुख करते हैं, और इसी वजह से आबादी भी हमारी मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। अब इस वक्त पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरे खानदानों को 1 या 2 कमरों के मकानों या यूनिट्स में बसना पड़ता है। अच्छा, इससे भी मजीद हैजर्ड बढ़ते हैं, मजीद जो पहले से ही आपका तकरीबन ना होने के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर मजीद प्रेशर बढ़ते हैं। अच्छा, किस तरह के खतरात अब सामने आएंगे? अभी सर्दियां आ रही हैं, आपको पता है कि पूरे मुल्क में गैस की किल्लत है, तो फिर गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। और इससे फिर अनकरीब मेरा ख्याल है कि नेमत भाई अच्छी तरह से ये जानते हैं कि हमें वही स्टोरियां करनी होंगी कि जी गैस सिलेंडर के आग में पूरी कच्ची बस्ती जल गई, खुदा ना खास्ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर साल हम ये देखते हैं। अच्छा, अब इतने मसले हैं कि अक्सर ऐसा लगता है कि हल तो दूर की बात, गुजारा भी मुश्किल है, लेकिन किसी ना किसी तरह हम गुजारा कर ही लेते हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी कि इन सब इश्यूज पर बात करें, और खास तौर पर ये देखें कि ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इनकी वजह से कराची के शहरियों पर क्या असर होता है, सेफ्टी के लिहाज से और जहनी और जिस्मानी सेहत के लिहाज से। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट। हमारे साथ हैं फहीम जमान साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, और कराची शहर के मसले मसाइल पर मेरा ख्याल है कि जीते जागते इंसाइक्लोपीडिया है। हमारे साथ मोहम्मद तौहीद साहब हैं, एसोसिएट डायरेक्टर कराची अर्बन लैब्स और अर्बन प्लानर हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की है कराची के मुख्तलिफ मसाइल पर, डेटा के साथ और मैपिंग के साथ। हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर लुबना बेग। आप हैं प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज सेंटर, सॉरी। और हमारे साथ हैं नेमत खान साहब, बहुत नामवर सहाफी हैं और आजकल अरब न्यूज पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट है। तो फहीम साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। क्या पाकिस्तान कराची का जो मेन गवर्नेंस का मसला है आपके लिहाज में, वो क्या है, आपके शहर में क्या है? आप म्यूट हैं फहीम साहब, अनम्यूट कर दें। जी, लेकिन हाँ एक बार फिर कराची जी की जी। आवाज बंद कर दी गई है। जी। अच्छा देखिए,
आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करते करते एकदम से छलांग लगाई है गवर्नेंस पे। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फेलियर है वो बुनियादी तौर पे है ही बैड गवर्नेंस की वजह से। देखिए, गवर्नेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है हुआ, इसके दो चार पहलू नहीं है, इसके बेइंतहा पहलू हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे कराची के बेइंतहा मसाइल हैं। देखिए, कराची में एक तो कराची की हैयत को समझिए। कराची बुनियादी तौर पे एक ऐसा शहर है जो तकरीबन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है अलोंग द सदर्न साइड ये स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल और फिर सेंट्रल से ऊपर नॉर्थ जो है वो, मतलब मैं 3,000 जो 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। मैं एक शहर की आपको आगे चल के एक मिसाल देता हूं, मगर सबसे पहले तो देखिए, आप हम सब कराची के रहने वाले बंदर रोड या एम ए जिन्ना रोड से वाकिफ हैं। ये सड़क 1915 में बनी थी। इसके जो मेमार थे उनका नाम था इंजीनियर वॉकर। जब इन्होंने ये सड़क बना दी तो उनके ऊपर बाकायदा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से एक इंक्वायरी कमीशन बैठा कि वॉकर वाज बीइंग स्पेंडथ्रिफ्ट और फ्रिवलस, कि बहुत चौड़ी सड़क बना दी और बहुत पैसे खर्च कर दिए। वॉकर ने उसकी जवाब में ये कहा कि मैं समझता हूं कि जितनी वो सड़क जो बंदरगाह को जाती है उसकी जो चौड़ाई है कम से कम इतनी होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आज अगर आप बंदर रोड पे चढ़ाएं तो आपको दोनों तरफ रेड़े, दोनों तरफ की जो फुटपातें और रोड के जो एजेस हैं टूटे हुए, रोड अपने आप टूटी हुई, इट्स कंप्लीटली अनप्लायबल। और उसके ऊपर जो टूटी फूटी सड़क पे अपनी गाड़ी को कोई जीप या ट्रक बना के चलाना भी चाहे तो उसको चलने की जगह नहीं मिलती। मैं 1915 से आज जो है तकरीबन 107 साल हो गए, ठीक है। तो अब आप जरा आप देखिए, आपके इसी तरह से जो अगर आप बोट बेसिन को देखें तो बोट बेसिन की जो लेक है वो बुनियादी तौर पे ये शीरी जिन्ना का जो इलाका है जिसपे डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल और ये सारा ये आइलैंड होता था। तो ये जहां पर ये बारबेक्यू टुनाइट वाला चौराहा है, इसको पार्ट दिया गया ताकि जो आइलैंड की जगह वो जो है एक लेक में तब्दील कर दिया। अच्छा, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि लो टाइड में जब पानी गश आउट करेगा तो उस वक्त ये पोर्ट का हमारे जो है ड्रेजिंग का एक नेचुरल सिस्टम होगा। यानी अगर आप बीच एवेन्यू पे देखें या ये डॉल्फिन मॉल या ये जो आपके सारे वो हैं, उस तरफ जब पानी उतरता है तो ये जो बोट बेसिन लेक है ये उसकी बैक वाटर्स बनती है तो पानी गश आउट करता है ताकि एक नेचुरल ड्रेजिंग का। ये सब कुछ आज से 100-125 साल पहले हो रहा था। और अब आज क्या हो रहा है? देखिए, जब भी कोई सड़क बनती है तो अंग्रेज जिस तरह से आपको दफा 144 दे के गया है कि डीसी चाहे मेरे और आपके सिगरेट पीने पे पाबंदी लगाना चाहे वो लगा सकता है, इसी तरह से जब टेंडर किया जाता है किसी सड़क का, उसके अंदर लेवल्स लेना भी शामिल होता है, उसके अंदर नाली भी शामिल होती है, उसकी टॉप बेस सब बेस सब चीजों की वो मौजूद होती है। मगर दूसरी तरफ होता है क्या है, यानी मैं इससे पहले मैं आपको एक मिसाल दूं। अगर आप पहले गांधी चौक होता था और अब वो हो गया है ये जो पाकिस्तान चौक के साथ जो एक चौक है अंदर, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ मेरे जहन में, कि पहले गांधी चौक होता था। वहां पाकिस्तान चौक से जो सड़क थी वो स्टील फाइलिंग्स के साथ अंग्रेज ने बनाई थी फॉर वॉट एवर रीजन, ताकि वो उसको हमने खोद खोद के इतना खोदा है कि अब हमने उसको गड़े दर गड़े बना दिया। मगर अभी भी बाकियात, ये जहां बोलू का हक्कानी चौक और पाकिस्तान चौक और फिर हक्कानी चौक को
आई चंद्रीगढ़ रोड या एक जमाने में मैक्लाउड रोड होती थी, उसको बनाने वाली मैं सड़क की बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ अगर लोग सिर्फ सड़क के या पानी की लाइन के या सीवेज की लाइन के, यानी आप ये समझिए कि जो गुरु मंदिर से जो सीवेज की लाइन अंग्रेज ने डाली थी, वो आते आते समंदर के पास तकरीबन 40 फुट जो है का ग्रेडियंट, यानी कि वो आ गई ताकि फ्लो स्विच कर सके आज। और स्विच की लाइन हमेशा नीचे डाली जाती है, पानी की लाइन ऊपर चलती है, ठीक है, क्योंकि दोनों रिश्ती हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो पानी की लाइन को पोल्यूट ना करे। अच्छा, ये सारी चीजें हम 100 साल पहले करते थे। आपका जो पुराना शहर है जिसको आप बंस रोड, खारादार, मीठाचल, यहाँ पर ड्यूल प्लम्बिंग होती थी। एक प्लम्बिंग होती थी पीने के पानी के लिए और एक होती थी ग्रे वाटर के लिए, यानी कि सब सॉइल वेल से आप पानी निकालोगे धोने के लिए। अच्छा, वो सब सॉइल वेल का पानी गंदा नहीं होता था, वो इतना खराब नहीं होता था, मगर धुलाई मंझाई के लिए आप सब ग्रे वाटर इस्तेमाल करोगे। और आप जो डमलोटी कंडुइट की जो अंग्रेज ने स्कीम बनाई थी वो 1916-1917 में बनाई थी। 1916 में पानी की डमलोटी कंडुइट की, और फिर उसके बाद 17 में सुविज की स्कीम्स बनाई थी। तो हमने वहां से शुरू किया और हमने अपनी गवर्नेंस की फेलियर, अच्छा गवर्नेंस की फेलियर जो है, आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक सिविल इंजीनियर है, एनईडी के ग्रेजुएट है। जब पाकिस्तान बना तो कराची के जो मेयर थे वो हकीम एहसन थे, ठीक है। हकीम एहसन, और मैं मुराद अली शाह साहब को भी कराची का मेयर ही समझता हूँ क्योंकि हर काम जो है वो कर रहे होते हैं। इनके दरमियान कितने अच्छे टेक्निकली कॉम्पिटेंट लोग जो हैं पिछले 75 साल में आए हैं, मगर आहिस्ता 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 करते हुए कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हर फॉर्म में तबाह हो गया। एक आखिरी चीज मैं ऐड कर दूं कि देखिए कराची में इस वक्त मेरे हिसाब से कोई 60 लाख के करीब मोटरसाइकिलें हैं और कम से कम 18-20 लाख रजिस्टर्ड कारें हैं, जो आज से 22 साल पहले 28 हजार बसें होती थी 1998 के सेंसस के वक्त, वो आज 5-6, 2-2.5 हजार रह गई। तो जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं रीएक्टिवेट करते, रोडों की कंजेशन को नहीं खत्म करते, आप जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उनको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते, और जो आपका एक ओरिजिनल मास्टर प्लान था उसकी जो एक ग्रेजुअल आप कह लीजिए इंक्रीज या उसकी बढ़ोतरी अगर आप वो नहीं करते, तो कराची का जो ये मिट्टी पलीद है, ये जो बुरा हाल है वो ऐसे ही रहेगा। इसको मतलब ये कराची के जो मसाइल हैं वो कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। मैं 1995 में मैं सिंगापुर गया था ऑन अ स्टडी ट्रिप। उस वक्त जो सिंगापुर के एयरपोर्ट से जो डाउनटाउन सड़क जा रही थी, बारिश हो रही थी मगर सड़क पे पानी नहीं था। मैंने कहा यार तुम्हें दोनों तरफ नालियां भी नहीं नजर आ रही और पानी भी सड़क पे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, वी आर यूजिंग पोरस एसफॉल्ट। कंक्रीट एसफॉल्ट। नो 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 नो, पोरस एसफॉल्ट। ये क्या होता है भाई? मैंने तो जिंदगी में उस वक्त सुना, पहली बार सुना कि जो ब्लैक टॉप सड़क है उस पे जो बारिश गिर रही है वो पानी अंदर एब्जॉर्ब होके नीचे से निकल। सॉरी जी, बिल्कुल अगेन बात सही है। अच्छा तौहीद साहब, अभी आपने फहीम ज़मान की बातें सुनी, यकीनन आप अग्री ही कर रहे होंगे। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है आपके लिए, हाँ, कि आप अर्बन प्लानिंग में बातें करते हैं के बारे में बात करते हैं उस शहर में जहां पर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब जो हमें मिला था वो भी हमने खराब कर दिया था। अब फर्ज करें, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि जो सारी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले मसाइल हैं, अगर कल कोई आता है आपके पास और कहते हैं कि जी तौहीद साहब आप ऑल इन ऑल हैं इस शहर के, हर महकमा आपकी बात सुनेगा और हर इदारा आपने जो हुक्म दिया वो उसको पूरा करेगा, कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके जहन में सबसे पहले आती हैं जो आप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए? जी तौहीद साहब, आप म्यूटेड है सर।
बहुत शुक्रिया जरार साहब। फहीम साहब ने जितनी बातें की बिल्कुल मैं उसको इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि वो शहर के हवाले से काफी हद तक की पॉइंट जो है वो फहीम साहब ने बयान कर दिए। देखिए, तीन चीज़ों की अगर बात की जाए तो वैसे तो खैर बुनियादी मामलात बहुत सारे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास देखिए इस वक्त शहर का एक बहुत बड़ा मसला, डॉक्टर साहब भी बैठी हैं, देखिए पानी जो है ना वो इस वक्त शहर का एक बहुत बुनियादी मसला है, ठीक है। अच्छा, पानी का मसला ये है कि इस शहर को इस वक्त 50% वाटर की सप्लाई की जाती है, और वो भी सेफ वाटर नहीं है किसी तौर भी। बल्कि हमारे जो डॉक्टर दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि 50% ऑफ डिजीज जो हैं वायरल और फला फला तरह की चीजें, वो सिर्फ इस पानी की वजह से है कि ये पानी हमारे पास जो है वो सेफ फॉर्मेट में मौजूद नहीं है। तो पहली तो कोशिश ये है कि हम सेफ वाटर प्रोवाइड कर सकें। अच्छा देखिए, पानी की कमी एक अलग मसला है, और डिस्ट्रीब्यूशन का अनइवन होना जो है वो एक अलग मसला है। होना ये चाहिए अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे बात करें तो जितनी पॉपुलेशन है और जितना पानी है दोनों को डिवाइड कर लें, ठीक है ना, और हर शख्स को पानी मिलेगा, जो जितना चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है वो इस्तेमाल करे, जिसको ज्यादा की जरूरत हो वो परचेस कर ले। लेकिन हमारे यहाँ पैटर्न ही नहीं है। कुछ आबादी ऐसी मिलेंगी जहां पर जो है वो 3-3 महीने 4-4 महीने तक पानी, एक सिंगल ड्रॉप पानी का नहीं आता है, ठीक है ना। औरंगी टाउन आप चले जाएं, आप जो है वो बल्दिया टाउन चले जाएं, कुमार मोहल्ला है, कुमारवाड़ा है, और इस तरह पटनी मोहल्ला है, बहुत सारी आबादियां ऐसी हैं 3-3 महीने 4-4 महीने पानी का एक सिंगल ड्रॉप नहीं आता। कुछ आबादियां ऐसी भी इसी शहर कराची में मिलेंगी जहाँ पे 24/7 जब वो बटन प्रेस करें अपनी मोटर का तो फिर पानी आ जाता है। तो ये इतनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में एक मसला ये हो गया पानी का। दूसरा, वो जो उसकी क्वालिटी है वो तो अब किसी तौर भी ऐसी नहीं रही। मुझे याद है अपने बचपन में जो है हम वो टैप वाटर पिया करते थे, और उसके साथ ही जो है वो सारा सिलसिला चलता था। लेकिन चूंकि हमने वक्त के साथ साथ, फहीम साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को बयान किया, हमने वक्त के साथ साथ जैसे हम सिर्फ पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो रिपेयर और मेंटेनेंस है ना, हमने तो उसमें तवज्जो ही नहीं दी। आज भी हमें ये नजर आता है कि जी अगर आपका कभी इत्तेफाक हो, आप देखें कि वो जो लाइनमैन होता है जो वॉल को चेंज करता है, यानी कि पानी की डायरेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह करता है, वो कैसे काम करता है। उसके पास एक बहुत जो है तकरीबन 3-4 फीट लंबा जो है वो एक पाइप होता है, वो उसको अंदर जो है फिट करता है जमीन के अंदर 2 फीट, और उसके बाद वो उसको वहां से जो है वो उसको टर्नओवर करता है वॉल को। यानी कि इस वक्त कहाँ चीजें टेक्नोलॉजी पे जा चुकी है, और हम आज जो है वो उसी एक वॉलमैन के मोहताज हैं कि उसी अंदाज में कि वो मैनुअल अंदाज में जाकर उस पानी को जो है वो करेगा। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें फिर करप्शन के बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ आबादियां जो है, कुछ लेन जो है वो उस वॉलमैन को पैसे देंगी तो उनकी तरफ पानी जाएगा, और दूसरी जो होंगी उनकी तरफ पानी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक पानी का मसला, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, बॉटल वाटर है, आरओ है, उसकी अलग क्वालिटी है, वो बातें करने को बहुत कुछ है। लेकिन पानी एक ऐसी बुनियादी चीज है इस पर मेरी कोशिश होगी कि पहले चले इसको हम ठीक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे बुनियादी बात मैं आपको बताऊं, देखें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वाटर, देखें वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो है वो वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज देयर विच इज कॉल्ड GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम हर लाइन को जो है वो डेटाइज करते हैं, ठीक है, विद द डिफरेंट डेटा सेट, और हमें पता होता है कि कहाँ पर वाटर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कहाँ पे कंजप्शन कितनी है, हमें डिमांड सप्लाई का मुकम्मल आइडिया होता है, और हम उसके हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। वर्ल्ड वाइड जो है वो GIS बेस्ड जो है डेटाबेस काम कर रहे हैं, और जो है वाटर सप्लाई बिल्कुल एफिशिएंट और एडिकेटली की जा रही है, ठीक है ना। एक ये चीज। अच्छा, दूसरे एंड जो थोड़ी सी मुझे और है जो उसको देखना जरूरी समझेंगे हम, यूजर एंड पे जो है ना कुछ चीजें देखने की जरूरत है। जैसे फहीम साहब ने कहा ग्रे वाटर, यकीन करें मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, व्हेन आई टॉक टू द माय स्टूडेंट के ग्रे वाटर, वो कहते हैं सर ये क्या होता है। यानी हम ये जानते ही नहीं कि ग्रे वाटर क्या है और उसको कैसे जो है एक सेकंड अटेम्प्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, फहीम साहब ने भी सिंगापुर की बात की, इत्तेफाक से मैं अभी 2 दिन पहले सिंगापुर से वापस आया हूँ। आई वॉज देयर इन अ कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द कराची अर्बन लैब एट द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अच्छा, मैं वहाँ पे होटल में था, तो वहाँ पर जब मैंने जो है वो वॉश बेसिन खोला तो मुझे आवाज़ आई कि जब मैंने वॉश बेसिन इस्तेमाल किया तो मुझे आवाज़ आई कि फ्लश टैंक जो है भरना शुरू हो गया। अच्छा, आई हर्ड अबाउट इट कि वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि हर मैंडेटरी है कि हर वॉश बेसिन जो है वो फ्लश टैंक से कनेक्टेड होगा, ताकि वो जो ग्रे वाटर है वो एक बार आपने यूज़ किया वॉश बेसिन के साथ में और दूसरी बार वो फ्लश टैंक में जाकर इस्तेमाल हो जाएगा। तो यानी कि वो चीज़ें जब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक छोटा सा प्लम्बर ये काम कर सकता है। लेकिन असल इशू ये है कि लोगों में भी इस अवेयरनेस का होना जरूरी है कि हमने वाटर को रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, और जो है उसको रिड्यूस करना है, उसके यूज को भी कम करना है। तो दोनों एंड से, यानी कि गवर्नमेंट एंड से जो चीजें थी वो मैंने आपको पहले बता दी,
और पब्लिक एंड से जो चीजें थी मैंने आपको यहाँ से बता दी। एक तो वाटर का इशू हो गया, दूसरा हाउसिंग का इशू। अभी सुना ये मैंने कि भाई हेलो, अच्छा, आई थिंक तौहीद साहब की स्क्रीन फ्रीज हो गई है। डॉक्टर साहबा, मैं आपकी जानिब आता हूँ। अब आप हैं ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और जीपीएमसी, मैं खुद भी वहां पे ट्रीटमेंट अपनी कराई थी, एंड आई कैन से इट इज टॉप टॉप ऑफ द लाइन। जी, तौहीद साहब, मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ। मैं बस इस दौरान मैं डॉक्टर साहबा से बात कर रहा था। अच्छा, अब हर एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ती है। अभी तौहीद साहब बात कर रहे थे पानी के बारे में। अच्छा, जब आपका पानी आलूदा है तो आपको पता है कि गैस्ट्रो की डिजीजेस फैलते हैं। जहां पानी खड़ा होता है तो फिर डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। और जहां तक रोडों की बात है, तो अगर आपका एक्सीडेंट ना भी हो, तो ये जो बार बार कोई बाइक पे जा रहा है और खड्डों पर, जी, तो बोन स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस ये बढ़ता है। अब आपने पिछले 4-5 सालों में क्या देखा है कि किस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिजीजेस और इलनेसेस बढ़ रही हैं, और आपकी नजर में क्यों? थैंक यू वेरी मच। अभी तो मैं एकदम से बहुत ही सदमे में चली गई थी जब फहीम साहब ने हिस्ट्री बताई। 100 साल पहले कितना अच्छा था, प्लानिंग था। मेरी अम्मी बताती हैं कराची की सड़कें धुला करती थी और इतने अच्छे जमाने थे, और नलके का पानी मैंने भी पिया हुआ है, और अच्छा जमाना था। आई थिंक ये सब लोग इसकी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं हेल्थ के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करके तकरीबन डेली 100 से 150 एक्सीडेंट्स होते हैं रिलेटेड टू बैड रोड्स, और मोस्ट ऑफ इट 90% ऑफ देम आर मोटर बाइकर्स। जो ये मोटर बाइक पे लोग होते हैं, एक तो वो चलाते हैं बिकॉज दे थिंक दे आर इनविंसिबल। और खोड़ो साहब, आपको पता होगा, आई डोंट नो, आपको अगर याद हो, अब से कोई 25 साल पहले भी टीवी पे पीएसए चला करते थे, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स, और रेडियो, मुझे याद है, यानी गाड़ी में रेडियो छोटा मोटा सा हुआ करता था, उसमें से हर वक्त ये हो रहा था कि मोटरसाइकिल वाले उल्टे हाथ पे चलाएं, सीधे हाथ पे ना चलाएं। वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। लाइक यू डोंट सी दोज अनाउंसमेंट्स। सिग्नल रूल्स लॉज, इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ और हमें सबको पता है कितने हम दुखी हो गए। अब जब खराब रोड होती है, एक तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपकी टांग टूट गई, जो भी हो गया, इन एडिशन टू दैट हम जैसे लोग जो गाड़ी में, रिक्शे में, इसमें जा रहे हैं, जब आपको कॉन्स्टेंटली इस तरह की जर्की मूवमेंट्स मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली आपको वाइब्रेशन इंजरीज हो सकती हैं, आपकी स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी नेक में प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड ऑल दीज रिलेट टू योर बॉडी स्ट्रक्चर्स which kind of make you at a certain level disable, आपकी डिसेबिलिटी बढ़ा देती हैं। तो ऑब्वियसली ये बैड रोड्स का तो ये हालात है ही है। पानी और उसकी बात ये लोग सब करें। मैं वाटर सप्लाई की जरूर बात करूंगी। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मैं बताऊंगी कि पानी कहाँ बिक रहा है, क्या करप्शन है, वी ऑल नो दैट। पानी में अभी मेरा ख्याल है 1-2 महीने पहले जब पानी के सैंपल्स लिए गए, अभी तक पानी में पोलियो का वायरस है। पोलियो भी आपको पता है ना, पानी से ही होता है, बिकॉज इट्स वाटर बॉर्न है। तो पोलियो भी होता है उससे हो रहा है, प्लस डायरियल डिजीजेस जितनी भी है, हर तरह की, साल्मोनेला, शिगेला, यू नेम इट, और हर किस्म की होती है, और डायरिया कॉमनली होता है। अब मसला क्या होता है कि हम लोग, बहुत से लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, आपने पानी या तो उबाल लिया या वो पानी की बोतलें घर में लगा ली, उसको इस्तेमाल कर लिया। मसला ये होता है कि जब आप उसी पानी से कुल्ली करते हैं, तो आप कितना भी साफ पानी पी लें, कीड़ा तो गया, बिल्कुल, वो तो गया। तो अब ये घर में अब ये नई प्रैक्टिस शुरू हो गई है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरे हम जो लोगों के खर्चे जो कि तनख्वाह बेस्ड है, हमारे ये खर्चे बढ़ रहे हैं कि अब अगर कुल्ली भी करनी है तो पानी आपके गिलास में, कोई जो आपके यहाँ जो पानी आ रहा है, जो भी जिस किस्म का भी उबाल रहे हैं या नेस्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपने कुल्ली करनी है, और नाक में भी उससे पानी डाल रहे हैं। दूसरा नेग्लेरिया, डिफेंस में नेग्लेरिया पानी में आया है, यू नो, लाइक द ब्रेन ईटिंग एमीबा। कोई एक बीमारी हो तो इंसान उसकी बात करे, ये सब वाटर रिलेटेड है। पानी की अगर कमी भी हो रही है तो दूसरा ये होता है कि हम लोगों को हर वक्त बताते हैं हाथ धोएं, हैंड वॉश आफ्टर यूजिंग। जब पानी ही नहीं है, पर्टिकुलरली जिन आबादियों की अभी तौहीद साहब ने बात की, वो लोग हाथ कब और कहाँ और कैसे किस चीज से धोएंगे? बिल्कुल। और वही आप खाएंगे, वो आपके जरासीम जाएंगे, प्लस ऑल स्किन रिलेटेड डिजीजेस। जब हम बाहर निकलते हैं, शहर में जाते हैं,
हवा में सारे जरासीम मौजूद हैं, हर किस्म के कीड़े मकोड़े, आई मीन वायरसेस हैं, आपके स्टेफिलोकोकस सब है, वो आपकी खाल पे है। जब आप अपना हाथ नहीं धोएंगे बार बार, वो सब यहाँ जमा होंगे, ये चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी, एक्जिमास आपके बढ़ते जाएंगे, ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। एक और क्लैरिटी थी, डेंगू का हमारा मच्छर बहुत ही स्मार्ट मच्छर है, वो गटर के पानी में नहीं जिंदा रहता, वो साफ पानी में रहता है और वो ताजा ताजा सुबह सुबह काटता है। लेकिन जो गटर का पानी है, उससे जो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सड़कों पे जो गटर बह रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास एक इस तरह का भी था, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहां पे मच्छर और मक्खियां बढ़ती हैं, जिनसे सारी बीमारियां, प्लस जो लोग उसमें चल रहे हैं, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो अगर आप उसमें चले और आपकी स्किन में अगर शिगाफ भी नहीं है तो आपकी जॉइंट स्किन से वो एंटर हो सकते हैं। सो दे इस तरह की आपके हेलमिंथिक इन्फेक्शंस हैं जो उसमें मौजूद है, प्लस उसके अंदर हैवी मेटल्स और इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आपकी एंड दे कैन कॉज मेजर स्किन डैमेजेस। तो ऑब्वियसली ये दोनों चीजें बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। मेरे पास और बोलने का टाइम है या नहीं? अब मैं आपके पास वापस, मैं आपके पास I'll come back to you। और हाँ, आप कह रही थी कि फहीम ज़बान साहब ने आपको डिप्रेस कर दिया, आपने तो मतलब सदमे में भेज दिया सबको। अच्छा, पोलियो का आपने जिक्र किया, तो नेमत में आपकी तरफ आऊंगा, और मैं एक पर्सनल मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है और मैं काफी हैरान भी हुआ था। कुछ साल कबल, कोविड से पहले, पोलियो ड्राइव चल रही थी, तो जो वहाँ की जो लोकल इंतजामिया, मेरा ख्याल है कि ये सोनाबगोट के इलाके में था, लोकल इंतजामिया ने कहा कि सर आप भी आए देखें कि हम क्या काम कर रहे हैं और हमें क्या मसले मसाइल हो रहे हैं। तो वहां पर एक कम्युनिटी की मीटिंग की। अच्छा, वहां पर एक साहब थे, वो काफी इन्फ्लुएंशियल थे उस इलाके में, और उन्होंने कहा कि जी हमने किसी आपको इजाजत नहीं दे दी कि हम किसी को भी पोलियो के कतरे पे लाए। अब हम जाहिर है पूछ रहे थे कि यार ऐसा क्यों, कि मतलब एक तो वो जो प्रोपेगेंडा है कि जी इससे आप ना मर तो जाएंगे। उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा कि यार आप आते हैं हमें पोलियो के कतरे पिलाने नेमत, लेकिन ये जो हमारा रोड है ये खत्म है, यहाँ पे जो हमारी गलियां हैं इनमें कचरा भरा हुआ है, और जो हमारे स्कूल है उनकी तामीर नहीं की गई। तो पहले आप इन चीजों को हल करें और रियासत हमारी बात माने, और फिर हम रियासत की बात मानेंगे। तो नेमत, आपका भी कुछ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा है कराची में? थैंक यू ज़रार भाई। मेरा ख्याल है फ़हीम साहब ने और बाकी शुरका ने जो बातें की, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, लेकिन एक चीज़ जो हम मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब हम कराची को डिस्कस कर रहे होते हैं तो कराची हमारे जो पेश नज़र होता है वो कराची होता है जो सेंटर ऑफ द सिटी है, मतलब जिसमें वो कराची जो डेवलप्ड कराची है। मतलब मैं कहता हूँ कि कोई कहता है कि आप का ताल्लुक कराची से, तो आप ये भी पूछे कि आपका किस कराची से ताल्लुक है। दो कराची, सही, दो वाज़े कराची है, उनका पूरा जो वो निज़ाम वो है, डिफरेंट है। अच्छा, इसमें एक बड़ा मतलब इन्होंने गवर्नेंस की बात की, फ़हीम साहब ने, बड़ा रिलेटेड है ये क्वेश्चन। जब हमने मतलब गवर्नेंस देखी, हमने डेवलपमेंट देखी, तो हमने उस यानी वो पॉलिटिकल पार्टी जैसे नेमतुल्लाह खान साहब का दवर है, लोग कहते हैं कि उसमें ये वो डेवलपमेंट शुरू हुई बड़े अरसे बाद और एक ट्रेंड है वो सेट हुआ। उसके अंदर भी अगर आप लांडी में जाएं, यानी बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं इस सिलसिले में यह बात है, तो मुझे जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि इवन उनका जो टाउन नाज़िम था, कोई शायद मेरा ख्याल है उनका नाम था, तो उनके भी काम अगर वो काम करते थे तो एक सर्टन एक बॉर्डर है, मतलब ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन वो कम्युनिटी चेंज हो जाती है जब दूसरी कम्युनिटी आ जाती थी, तो वहाँ पे फिर जीरो परफॉर्मेंस। तो हमने कराची में मतलब जैसे मुख्तलिफ अंदाजे तकरीबन 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कच्ची आबादियों में, या वो आबादियाँ जो साइडों में पड़ी हुई है, जो बड़ी बड़ी आबादी है, वहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ के लिए क्या है, अभी तो हम मतलब इस मुश्किल से गुजर रहे हैं। अगर हम मैं सपोज अगर PCHS पे रहता हूँ, तो मैं जितना ट्रेवल करता हूँ, मैं गुलशन की तरफ जाता हूँ, गुलिस्तान जौहर सदर की तरफ, तो मैं मतलब परेशान हो जाता हूँ, इसलिए कि मुझे गाड़ी जो है वो खड्डों के अंदर से लिटरली चलानी पड़ती है। तो मतलब ये शहर के सेंटर का हाल है। लेकिन आप अगर इन इलाकों में जाए, कुछ अर्सा पहले हमारे एक सहाफ़ी और रिसर्चर दोस्त थे अख्तर बलोच साहब, उनका इंतकाल हुआ, तो वो जनाजे के लिए ये एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एक कब्रिस्तान है, वहाँ जाना पड़ा, बिल्कुल आबादियों के अंदर। और लिटरली मैं हैरान हुआ, मतलब मेरा मतलब जहाँ से ताल्लुक़ गाँव है, तो वहाँ पे मतलब जो
ऐसे इलाके जो रोड नहीं बने हुए और हम उन पे जो चलते थे, मुझे वो इलाके याद आए कि ये कराची, तो कराची को अगर आप कराची को डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, वाटर की बात की, रोड्स की बात की, या इवन हेल्थ की जो इश्यूज है, आप उनकी एक्सेस की बात करते हैं, अगर ये कराची के लोगों को, वो कराची जो डिस्कस होता है, अगर उनको ये अवेलेबल नहीं है या उनको 20% या 30% है, तो बाकी बिल्कुल जो वो लेक करते हैं, मतलब इन इलाकों में। वहाँ भी तौहीद साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, कुछ इलाकों के नाम लेके कि वहाँ पानी तो बिल्कुल नहीं है, सही पानी का तस्वुर नहीं है, वहाँ रोड्स नहीं है, तो ये मसाइल उसके हिसाब से। और आप जब शहर को ऊपर लेके जाएंगे, आप किसी यूनिट को अगर ऊपर आपने लेके जाना है, तो आप एज अ टोटल लेके जाएंगे। अगर आपने कुछ इलाकों को डेवलप किया, तो वो मतलब वो शहर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और वो उसका बड़ा फैक्टर जो है वो मतलब उन इलाकों का लोड भी आपकी तरफ है। मतलब अगर सेंटर ऑफ द सिटी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जना हॉस्पिटल है, तो जना हॉस्पिटल में ये वो बाहर के इलाकों से लोग आते हैं, तो सेहत का वो लोड या किसी भी हवाले से अगर शहर के ऊपर लोड है, तो इन इलाकों का पड़ता है। जब तक उनको आगे नहीं करेंगे, तो जब तक नहीं होगा। और दूसरे एक इंपॉर्टेंट बात ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बात हुई, मेरा ख्याल है फहीम साहब ने उसकी तरफ इशारा किया। मैंने भी इस पे अभी कोई हाल ही में स्टोरी की थी, तो मुझे याद है उसके फिगर कि कोई कराची के अंदर, मुझे इरशाद बुखारी साहब ने बताया कि कोई 700 रूट्स होते थे जिसके ऊपर 25,000 बसें चलती थी। अब जाके वो कोई 700 बसें और वो 50 रूट्स पे जो वो चलने लगी। कराची के अगर 7 आप जो BRT लाइन है, अगर आप वो डेवलप करें, मेरा ख्याल है कि 170 बिलियन उसका जो इनिशियल एस्टिमेट है, तो उसके बाद भी वो ओनली 8% को, नोमान साहब को मैंने इंटरव्यू किया NID यूनिवर्सिटी की, जो है वो 8% कराची की आबादी को वो उससे जो वो फायदा उठा सकेगी। तो कराची तो मतलब जो पहला हुआ है, ना उसके ट्रांसपोर्ट में, ना उसके हेल्थ में, ना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, जो एक आधा कराची है जो लीज डेवलप कराची है, या बिल्कुल जो बिल्कुल वहाँ को डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, तो वो तो कहीं है ही नहीं। तो वो उसको भी हमें जब हम डिस्कस करेंगे, तो उसको मेरा ख्याल है सामने रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है फहीम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब आप अक्सर मेरे शो पर भी आए, इट्स ऑलवेज बिन ग्रेट। अच्छा, हर जुमे को हम लोगों की कॉलें लेते हैं। अच्छा, जो भी कराची से कॉल करता है, मतलब यही घूम फिर कर यही मसले हैं कि जी पानी आलूदा है, रोड खराब है, मेरा मोबाइल किसी ने छीन लिया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, जब क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, जब हम पूछते हैं कि जी इसका हल क्या है, तो एक जो थोड़ा थका सा जवाब उनको देते हैं कि जी देखें, जब तक आप मिलकर सब साथ आवाज नहीं उठाएंगे ना, अथॉरिटीज को मुतवज्जो नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे अभी नेमत भाई बोल रहे थे कि एक नहीं 2 कराची, मेरा ख्याल है 2 के अंदर भी कोई 10 आपको कराची मिल जाएंगे। ये एक डिवाइडेड शहर है, इंतजामी बुनियाद पर तो डेफिनेटली मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, लेकिन जाहिर है कि पॉपुलेशन के लिहाज से भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, मुख्तलिफ बस्तियां हैं, बहुत बड़ी क्लास डिवाइड है। क्या ये मुमकिन है कि कोई ऐसा फोरम हो जहां पर कराची की शहरी कलेक्टिवली अपनी आवाज उठाएं, और अगर ऐसा होगा तो क्या कोई सुनेगा? थोड़ा सा बुनियादी बात तो ये है कि जिस फोरम की आप बात कर रहे हैं वो कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हो सकती है। मैं बारहा ये बात कहता रहा हूँ कि कराची मतलब तमाम नाजिम, मेयर, एडमिनिस्ट्रेटर्स रोते हैं कि जी कराची जो है 26 एजेंसीज में बटा हुआ है, 28 में बटा हुआ है, 15 में बटा हुआ है। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं। देखिए, लैंड कैंटोनमेंट बोर्ड की हो सकती है, DHA की हो सकती है, KPT की हो सकती है, लैंड किसी की भी हो सकती है। मुझे कोई उसका एतराज नहीं है। भाई, आपको प्लॉट बांटने का शौक है ना, अब बांट लो यार। मगर बुनियादी तौर पे इसकी जो मैनेजमेंट है उसका एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास होना चाहिए। आप कैंटोनमेंट बोर्ड के अलग वार्ड और अलग वो नहीं कर सकते, बना सकते आप, मतलब तो इसकी जो एक हमगीरियत है इस शहर की, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो कराची के मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में चाहिए। देखिए, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जो जिन प्रॉब्लम्स की तरफ हमारे साथियों ने इस वक्त तस्करा किया है, मैं आपको दोबारा उनकी तरफ ले जाऊं। देखिए, कराची में 1960s 70s
इवन 80s तक, मिड 80s तक अगर आपको याद हो, तो जो स्ट्रीट लाइट का खंबा होता था जी। उसके ऊपर एक व्हाइट कलर के चौक से या पेंट से एक नंबर पड़ा हुआ होता था, वो बेसिकली स्ट्रीट लाइट का एड्रेस होता था। अच्छा, अब क्या हुआ, और मतलब जब 1985 के बाद एमक्यूएम आई, कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईस्ट ये वो हर जगह पे मोस्टली एमक्यूएम के झंडे पेंट हो गए। अच्छा, जब वो पेंट हुए तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि पहले जब केएमसी बिजली के बल्ब और चौक मंगाती थी स्ट्रीट लाइट के लिए, तो जो एक्सियन होता था इलाके का, वो एक लिस्ट बना के भेजता था कि जनाब यहाँ पे बल्ब की जरूरत है, यहाँ पर चौक की जरूरत है। वो उस खंबे के एड्रेस के साथ भेजता था। अच्छा, अब जब खंबे पे कुची फिर गई तो अब उस बिलो जो प्राइस है, यानी फिलिप्स बनाया करते थे, फिलिप्स की जो होलसेल प्राइस थी उससे 20-30% कम पे ठेकेदार केएमसी को ऑफर करता था। 2000 बल्ब, 500 चौक्स आए, वो एक्सचेंज में बढ़ गए, वो वापस वैसे ही आए, दोबारा से इसमें स्टोर में चले गए। तो पार्ट शिपमेंट अलाउड बिलो द मैन्युफैक्चरर्स प्राइस कराची के अंदर। कराची शहर जो रोशनियों का शहर था वो अंधेरों का शहर बन गया। डॉक्टर साहब ने बात की कराची की सड़कें धुला करती थी। कराची की सड़कें आज भी धुल सकती है। हाँ, बंदर रोड के ऊपर अगर आपको याद हो तो जो कपरी सिनेमा और ये कोहिनूर सिनेमा वाली साइड की जो फुटपाथ थी, वहां पर एक 6 इंच डाया की एक प्लेट होती थी, उस पर लिखा होता था SSW10- सब सॉइल वेल 10 फीट। अच्छा, इसका मतलब होता था कि इसके रेडियस में 10 फीट के सब सॉइल वेल है। तो लॉरेंस रोड के ऊपर आज भी वो पंप रखा हुआ है जिसको में सिंक किया जाता था वेल में, वहां से पानी पंप करके बंदर रोड धुलती थी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? तो कराची के तमाम मसाइल जो है, देखिए पानी है, आप कहते हो कि पानी जो है हमारा कंटेमिनेटेड है, मैं कंप्लीटली एग्री, डॉक्टर साहबा की बात से मैं मानता हूँ। कराची के नॉर्थ ईस्ट कराची फिल्टर प्लांट, सीओडी हिल्स पे फिल्टर प्लांट, दे आर ऑल टेक्निकली इक्विप्ड टू गिव यू फिल्टर्ड वाटर। फिल्टर्ड वाटर क्या होता है? पानी आता है, पहले एक हौज में रुकता है, उससे फिर वो निथर के आगे जाता है ताकि रेत मिट्टी जो है वो बैठ जाए। दूसरे में जाता है केमिकल, वहां से फिर वो शावर की तरह उछाला जाता है ताकि ऑक्सीडेशन हो जाए, एनोरोबिक बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तीसरे में जो है उसको केमिकल डोजिंग पंप लगा होता है, वो क्लोरिनेट करता है, पानी क्लियर हो गया। अब इस पानी को आपने पाइपलाइंस के जरिए घरों तक पहुंचाना है। इन कराची के अंदर देखिए, कराची इज वन ऑफ वेरी फ्यू सिटीज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटी। मेरे ख्याल में सिर्फ एक लॉस एंजलिस को जानता हूँ कराची की तरह, बाकी दुनिया के सारे मेजर शहर जो हैं वो अपनी पानी के सोर्स पे बैठे। अच्छा, पानी के सोर्स पे बैठने का मतलब चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे लाहौर रावी पे है फला, तो वहां 24 घंटे का पानी आ सकता है। कराची में इंडस से पानी आ रहा है, एलए में हुवर डैम से आ रहा है, ये 150, 200, 250। तो एलए में भी पानी हमेशा 24 घंटे का नहीं होगा, कराची में भी पानी 24 घंटे का नहीं होगा। अच्छा, अब जब पानी 24 घंटे का नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब जब पानी मुसलसल होता है तो एक पॉजिटिव प्रेशर होता है लाइंस पे, पानी रिस्क के बाहर जाता है, बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आती। मगर जब पानी सब बंद हो जाता है तो जिस बेड में सूवेज लाइन भी बराबर ही चल रही है तो वहां से इकोलाई दुनिया भर के जो बैक्टीरिया वो है वो पोल्यूटेंट्स आते हैं। तो आपको पानी की लाइंस को प्रेशराइज रखना है और आपने पानी की लाइंस को, अच्छा पानी की लाइंस को भी आप सारी दुनिया में रोज नहीं रोड खोद के नहीं डाली जाती, उसके अंदर सीव चढ़ा दी जाती है। कितने पैसों का मसला है यार। इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कराची में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन बी एक्सट्रीमली कमर्शियली वायबल। आप एक आदमी जो इस वक्त सादी टाउन से डॉन के दफ्तर आता है हमारे, वो औसतन 150 रुपए खर्च करके आता है, मोटरसाइकिल पे आए, रिक्शा में आए, बस में आए, 100-150 रुपए का उसका डेली का खर्चा है। आप यार उसे एक बस दे दो
जो चाहे वो 2 बसों को बदल के आ जाए, आप सर्कुलर रेलवे को रीएक्टिवेट कर दो एज पर आज के जो जमाने में। ये सारी चीजें मैनेज हो सकती। आप मुझे कराची शहर ठीक है भी दे दो, हाथ में मेरे एक डंडा दे दो, आप देखो मैं इस शहर को कैसा ठीक करता हूँ। मगर मसला ये है कि ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है और उसको उल्टी छुरी से काट के खाना चाहता है। तो जब तक वो वक्त नहीं आएगा हम लोग। I'm sorry, Fahim Saab, there is no ownership of this city. I Nobody own is it. ready to own Believe this me, city. I own it. I think you own it too. We want Yeah. to do something, but right now the political commitment डॉक्टर and साहबा, ownership of this city is डॉक्टर not साहबा, there. मैं तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी इस शहर को उन्हीं के लिए तो कह रहा हूँ जो सियासी अरबाब इख्तदार हैं, जो वर्दी में या बगैर वर्दी के हैं, ठीक है ना, जो इसको शहर को भंबोड़ रहे हैं, जैसे वो जो है ना उसका गोश्त नोचा जाता है मुर्दे का। तो ये है, मैं आप जरार हम सब ओन करते हैं, हम सब ओन करते हैं। अच्छा, ओन करते हैं, वही मैं एक्चुअली यहाँ ही जाने वाला था कि हम ओन तो करते हैं लेकिन हम कर क्या सकते हैं। अच्छा तौहीद भाई, आपकी बड़ी रिसर्च है और मैं हमेशा देख रहा होता हूँ आपकी कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, कोई ना कोई टॉक हो रही होती है, चाहे सेमिनार हो या मीडिया पर हो या इवन ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, अब जब आप के इस तरह के इवेंट्स आते हैं, हम शो मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, नौजवान आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, कुछ आई थिंक प्रोबेबली कॉर्पोरेशंस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज जो है कराची की, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और यकीनन जब वो सुनते होंगे तो उसके बाद कहते होंगे कि जी बड़ी आला रिसर्च है, ऐसा ही होना चाहिए। होता नहीं है, तो डिस्कनेक्ट एग्जैक्टली कहाँ है, कहाँ आपकी नजर में ये डिस्कनेक्ट आता है? मतलब हम ओन करते हैं, हम सब ओन करते हैं, हम सब चाहते हैं कि ये शहर बेहतर हो, लेकिन हमारे चाहने काफी है या आगे भी किसी तक पहुंचानी होगी ये बात? नहीं, देखिए बिल्कुल मैं कहूँ जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस वक्त हमारे सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, वो और जो पॉलिटिकल विल हमें शहर कराची के लिए बेसिकली पॉलिटिकल विल जो है वो एक नजर नहीं आती। I met a few people from the planning department, government of Sindh, in one of the conference at IBA. अच्छा, I met them with at very first. उन्होंने कहा कि तौहीद साहब, हम आपकी बातें सुनते हैं और हम गवर्नमेंट सेक्टर में होने के बावजूद आपसे एग्री करते हैं, लेकिन मसला ये कि जब ये चीजें कहीं हम अगर आपकी कुछ बातों को लेकर अपने किसी प्रपोजल का हिस्सा बनाते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो 3 लोग थे वो, तो उन्होंने मुझे कहा जी हम उसको कहीं लिख देते हैं, तो जैसे हम उसको बाद में देखते हैं तो पता चलता है उसको जो है वो खत्म कर दिया गया कि नहीं जी ये वाली चीज तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये मसला ये है कि हम देखें डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट कहते हैं, अभी एक डेवलपमेंट हो रही है, आपको पता होगा कि जियाउद्दीन हॉस्पिटल से लेकर जो है वो इम्तियाज मेगा स्टोर तक एक 150 मीटर का रोड जो है, रोड तो ऑलरेडी मौजूद है, उसको 150 मीटर तक वाइड किया जा रहा है। अच्छा चलें ठीक है, अब वो किस प्लान के तहत किया जा रहा है कि उसकी वजह से मुजाहिद कॉलोनी जो कि चले इनफॉर्मल सेटलमेंट ही सही, उसको विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेट प्रोविजन उसको जो है वहां पे डेमोलिशन की जा रही है, मास डेमोलिशन की जा रही है, जबकि शहर में सब लोग जानते हैं कि शहर में जो शेल्टर है वो लेना कितना मुश्किल है। इस शहर में होमलेस लोग बहुत ज्यादा हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहने वाला ये एक शहर है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी प्लान करना, ऐसी चीजें करना कि जी एक रोड को जो है हम वाइड कर रहे हैं टू प्रोवाइड द एक्सेस टू द सर्टेन हॉस्पिटल, और हम जो है वो हजारों घरों को जो है वो लोगों को जो बेघर कर रहे हैं, तो ये वाली प्रैक्टिस। जबकि अच्छा चले ठीक है, आप इनफॉर्मल सेटलमेंट ठीक है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द इनफॉर्मल सेटलमेंट, लेकिन लास्ट 30 ईयर से आपके केटीए ने, आपके एमडीए ने, आपके एलडीए ने कौन सी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है वो प्रोवाइड कर दी? अगर देखें या तो ये हो, देखें हमने देखा कि जी तेसर टाउन की स्कीम थी, उसको जानबूझकर फेल किया गया, जबकि उससे कहीं दूर बहरिया टाउन जैसी स्कीम जो है वो फ्लोरिश हो जाती है। हॉक्सबे स्कीम जो है उसको जो है वो जानबूझ के जो है वो फेल किया गया, जबकि और जो रियल एस्टेट हैं जो कि चाहे साहिल के साथ हॉक्सबे से आगे कहीं वो जो है फ्लोरिश हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हम चाहते ही नहीं है कि यानी कि जो अफोर्डेबल जो हाउसिंग है वो हम प्रोवाइड करें, वर्किंग क्लास जो है वो शहर में सही अंदाज में अपना किरदार अदा करे, कम्युनिटीज इस शहर के लिए काम करें। तो ये बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए भी बाज़ औक़ात लोगों को ये समझाना। और सबसे बड़ी इन तमाम चीज़ों में पॉलिटिकल एक तो विल का मसला है, दूसरा मसला जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, उनके ये जो गर्दन में जो सरिया है, जब तक ये सरिया खत्म नहीं होगा, जब तक वो अपने आप को एज अ पब्लिक सर्वेंट नहीं समझेंगे, हम इस शहर को कोई चेंज नहीं कर सकता।
आई एम ब्लंटली कैन से दैट कि बिल्कुल इस शहर को कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर वो पब्लिक सर्वेंट हैं तो पब्लिक सर्वेंट बने, इस सरिये को निकालें और आवाम में आए। पूरी दुनिया में जो है वो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट हो रही है, कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो रही है। हम क्यों नहीं करना चाहते? वी आर लिविंग इन द थर्ड वर्ल्ड और हम चाहते हैं जी यूएसए जैसा निजाम हो, फलां हो, वगैरह वगैरह, लेकिन कहाँ? ब्यूरोक्रेसी की हद तक या फिर जो है वो गवर्नमेंट के टीयर्स की हद तक। बस सिर्फ पब्लिक को क्या डिलीवर करना है, नहीं, हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है पब्लिक की नीड क्या है। लोग वहां पे रोड नहीं चाहते, इतना चौड़ा रोड लोगों की जरूरत नहीं है। लोगों के घर बने हुए हैं, आप बने हुए घर अगर, अच्छा देखें, हमने ये भी देखा जब इस तरह की मास जो यानी कि इविक्शंस होती हैं तो सबसे पहला फर्क जो पड़ता है ना वो बच्चों की तालीम पे पड़ता है। हमने देखा कौसर न्याजी कॉलोनी में गुजर नाले के केस में हमने 45 फैमिलीज को जो है वो शेडो किया। बाद में हमें पता चला कि अक्सर लोग जब किराए पर गए तो सबसे पहले बच्चों की तालीम छुड़वा दी कि अच्छा जी नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो स्कूल चेंज करना गरीब आदमी के लिए एक बहुत मुश्किल काम है। वो पहले से चीजें जो फैब्रिक हुई हुई होती हैं वो तो चल रही होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ा वो बच्चे और बच्चों की तालीम पे पड़ा, जो हमें नजर आया। तो इसका मतलब है हम तो लोगों को मजीद जो है वो पॉवर्टी की तरफ लेकर जा रहे हैं इस तरीके से, ना कि हम, ठीक है रोड बनाना विच इज अ गुड थिंग, डेवलपमेंट इज गुड, लेकिन हम कोई ऑल्टरनेट दें, कोई मैकेनिज्म बनाएं। जैसा टाउन में इतनी स्कीम अपनी जमीन पड़ी है और जगहों पे जमीनें हैं, व्हाई वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स द ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट फॉर देम? हम नहीं जाना चाहते उस तरफ। हमने कहा नहीं जी वो बिल्कुल बिल्डोजर लाके चला दें, ठीक है जी सही है, वो जी कमिश्नर साहब आ गए, बिल्डोजर चल गए, एसपी आ गए, तो अब उन लोगों का क्या होगा? ये चीजें हम तो इस शहर को इस तरह से चलता हुआ देख रहे हैं, बस सिर्फ इसी तरह चलते हुए देख रहे हैं। अब फाइनल वर्ड्स लेंगे नेमत भाई। बड़ी पॉजिटिव बातें की है सबने आप देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। तो आपने यार आपने पूरा शहर देखा है, आपने शहर के वो हिस्से देखे हैं जो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। ऐसा ही चलता रहेगा, क्या ख्याल है आपका? या कोई उम्मीद आप अगर कोई उम्मीद दें, मैं आपके लिए आपकी तरफ आया हूँ उम्मीद की तलाश में। चले उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन ये है कि लेकिन के साथ इशू ये है कि कराची में ना ये फहीम साहब ने बहुत शुरू में बड़ा क्लियरली चीज कह दी कि इसका पूरा ताल्लुक जो गवर्नेंस से है। तो ये जितने मसाइले, मतलब एक तो एक गवर्नेंस का इशू है, उसके लिए प्लानिंग, विजन और वो सारी चीजें चाहिए। दूसरा जो वो फंड्स चाहिए। आप कराची के, मतलब आपने फिर एक दरमियान में बात की, कराची की आबादी जो वो 2-3 करोड़ का कहा जाता है, ठीक है, ऑफिशियल फिगर कुछ और है। आप जब तक आबादी को पूरा नहीं गिनेंगे, जब तक यहाँ की गवर्नेंस की इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का गवर्नेंस सिस्टम है। फहीम साहब ने कहा कि मुझे डंडा दे दे मैं वो कर दूंगा, नहीं कर, मैं माजरत के साथ नहीं कर सकते। इशू ये है कि आप आगा खान के सामने जो वो है मैकडोनल्ड है, उसके पास जाए, आप अपनी गाड़ी पार्क करें, आपके पास ये वो कैंटोनमेंट वाला आ जाएगा कि आप ये वो पार्किंग की वो दें। आप गुलिस्तान जौहर में मिलेनियम के पास में एक जगह गया, वहाँ पे गाड़ी पार्क की, मुझे नहीं, ये कोई कंट्रोलमेंट नहीं है, वहाँ पे कंट्रोलमेंट है। आपके जो सिविक एजेंसीज है 19 के करीब, वो तो पूरा कराची तकरीबन उनके पास है, ठीक है। फिर जो आपका जो मेयर होता है वो, मतलब उसके पास क्या पावर है? जब तक आप उसके पास पावर नहीं होंगे, शहर की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे लोग ये वो MNA MPs एक पार्टी के इलेक्ट करते हैं, शहर में किसी तीसरे को लेके आते हैं, सूबाई हुकूमत किसी और की होती है, फिर उनके ये वापस में लड़ाइयाँ। और जाहिर सी बात है हमारे पास ये तो है नहीं कि हमने जैसे अमेरिका में देखते हैं कि चले किसी की भी हुकूमत है, अगर 1 टियर ऑफ गवर्नमेंट अगर उसके कुछ इश्यूज है तो वो अपना मतलब इंडिपेंडेंट हो और वो फैसले करे। तो कराची के अंदर एक जब तक एक पावरफुल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लोकल गवर्नमेंट विदाल पार्स, यानी फाइनेंशियल और प्लानिंग और सारी चीज़ों के, और इनके ऊपर अथॉरिटी नहीं होगी जो सिविक एजेंसीज है, अगर चले वो ओनरशिप के हद तक है तो ओनरशिप के हद तक होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। तो उन पावर के साथ अगर नहीं होगा तो ये मेरा ख्याल है ये मसाइल। और एक चीज़ मैं वो करते, जब हम कराची की बात करते हैं, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, हम ये बात कहते हैं। मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि कराची के पास न सिर्फ अपने पार्क होने चाहिए, मतलब फाइनेंशियल, सूबे के पास जो इसकी एक बड़ी लोकेशन होनी चाहिए जो बिल्कुल मतलब उस हिसाब से नहीं है, फेडरेशन को करना चाहिए। और KP और पंजाब की जो गवर्नमेंट है वहाँ की जो बजट एलोकेशन है उसमें भी
कराची उनको भी कमा के देता है, उनकी एक बड़ी आबादी आती है। यार अपना की किस्सा जो वो डाले और ये शुक्र करें कि आप किसी सियासी पार्टी के रहनुमा नहीं थे कि तो आपको शोर मच जाता पूरे मुल्क में। जो आपने अभी बात की है, बुनियादी बात आपकी सही है। अच्छा, फहीम साहब के डंडे को बड़ा हल्का ले रहे हैं, बड़ा हैवी डंडा मार सकते हैं ये। आई थिंक बुनियादी बात वही है, स्कैटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल विल, पब्लिक विल तो मेरा ख्याल है कि है। वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहिबा, मैं सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा, और मेरा ख्याल है कि ऐसा ही चलता रहेगा, और पब्लिक हेल्थ के जो मसाइल हैं वो भी मतलब इसी लेवल पर रहें, आने वाले कई सालों में आप कितना लोड एक्सपेक्ट कर रही हैं, और क्या कराची का पब्लिक हेल्थ सेक्टर इस बोझ को बर्दाश्त कर सकेगा? थैंक यू वेरी मच। बड़ा ही लोडेड क्वेश्चन है, इसका सिर्फ एक आंसर है। एक हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हुआ करते थे डॉक्टर मेमन साहब, उनका एक हर कमेटी मीटिंग में, हर मीटिंग में वो एक बहुत बड़ी बात कहते थे। वो कहते थे एवरी ईयर 1 सक्कर इज एडेड टू कराची। So if you're adding 1 sucker to Karachi, then how do you think this is going to sort out? मैं बहुत कोई religious नहीं हूँ, लेकिन I know one thing कि ये कहा जाता था, मैंने हदीस में कहीं पढ़ा था कि नए शहर आबाद करो। ये शहर इतना बड़ा हो गया है कि it is now unmanageable. So we need to develop smaller cities, और वहाँ पे वहीं के लोग अगर मैनेज करेंगे तो वो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। हमारे यहाँ वो हो नहीं सकती because the city is too large. So we really need to go towards more decentralization and things can probably get better. तो उम्मीद तो है, उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वो बिल्कुल, और इंशाल्लाह someday one day इंशाल्लाह चेंज आएगा और हम ही लोग लाएंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे आजकल सिविक सोसाइटीज बहुत एक्टिव हो गई हैं और वो लोग खुद अपने काम करने लगे। आई थिंक जब गवर्नमेंट फेल हो जाए तो हम ही लोगों को काम करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह चेंज आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और इससे मतलब ये भी बात याद आती है कि अगर हमारा एम्बुलेंस सिस्टम पब्लिक होता तो हमें शायद मौलाना तब्दुल सत्तार ईदी की जरूरत ही ना पड़ती। अच्छा, अब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ एंड में इतना कहना चाहूंगा, अगर कोई भी साहिब इख्तियार सुन रहे हैं या उनकी तरफ ये हमारी गुफ्तगू पहुंचे, तो यार हम कोई दूध की नहरें नहीं मांग रहे, ना ही हम कह रहे हैं कि फुटपाथों के ऊपर आप सोना लगा दें, वो वैसे ही कोई चोरी कर लेगा। यहाँ पर तो हम गटर के ढक्कनों को भी नहीं माफ करते। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जी, जैसे कि आपकी जो हर जगह बिजली की तारें हैं उनसे इलेक्ट्रिक्यूशंस भी होती हैं, पानी खड़ा हो जाता है, रोड खराब है, लो हैंगिंग फ्रूट हैं। और आप देखें कि अगर कोई थोड़े सी भी प्यार करेगा गवर्नमेंट लेवल पर इस शहर से, तो आप देखें कि शहर वाले आपको उसके बदले में कितना प्यार देंगे। आज के लिए इतना ही जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।